अथाग्रे संगतं वीक्ष्य तदा दक्षं महेश्वरः प्रत्युवाच प्रियमिदं संस्मरन् प्रार्थनां हरिः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ। आज का विषय मुख्यतया 3 भागों में विभाजित होगा, जिसमें पहले मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि लग्नेश अगर जन्म कुंडली के लग्नेश नहीं धन भाव के स्वामी धनेश अगर जन्म कुंडली के कुछ विशिष्ट भावों में बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति को निश्चित रूप से संपत्तिवान बना देते हैं। इस विषय पे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आज का मुख्य विषय है वो देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने के प्रभाव सभी राशियों पर मेष से लेकर मीन राशि तक जानेंगे। ये अस्त होंगे 12 जुलाई से लेकर और अस्त रहेंगे 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक। 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आकर के सूर्य के निकट आएंगे और अस्त होंगे। और फिर 15 जुलाई नहीं 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में आएंगे। सूर्यदेव 16 जुलाई को कर्क राशि में आएंगे, देवगुरु बृहस्पति को अस्त करेंगे और कर्क राशि में जब सूर्य नारायण का आगमन होता है इसी के साथ वो दक्षिणायन भी हो जाते हैं। इतने से क्या समझ में आया कि मिथुन राशि तक सूर्य उत्तरायण होते हैं और जैसे उनका प्रवेश कर्क राशि में होता है जो प्रायः लगभग 16-17 जुलाई होता है प्रत्येक वर्ष, इसके बाद वो दक्षिणायन में चले जाते हैं। इस बार की जो घटना है आकाश में उसमें देवगुरु बृहस्पति जो 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक अस्त रहने वाले हैं, इनका ही प्रभाव सभी राशियों पर जानेंगे। और कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा आरंभ में बोले गए शिव पुराण का श्लोक। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो एक बार फिर से जाकर के चेक कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं कल देख रहा था लोग मुझे बोले ऑफिस में, निखिल जी बता रहे थे, अंत भी बता रहे थे कि आप ये बोल दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन कई बार ऑन नहीं है, इस वजह से लोगों तक कार्यक्रम पहुंचता नहीं है। तो अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, लेकिन अगर किए हैं तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए और जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए कार्यक्रम में, कार्यक्रम देखने के बाद। अब आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि धन भाव के स्वामी आपकी कुंडली के किस भाव में बैठे हैं। सामान्यतः अगर मैं इसे 2 मिनट के लिए एक जन्म कुंडली मान लेता हूं और धन भाव में आपकी जो राशि बनी है उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मूलतया अगर जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी लग्न में विराजमान होंगे तो व्यक्ति का जीवन धन के इर्द गिर्द घूमने वाला रहेगा। मतलब वो सबसे ज्यादा अपने जीवन में महत्ता धन को देने वाला होता है। 2 तरीके के लोग होंगे, एक समाज को महत्व देते हैं, एक शांति को महत्व देते हैं, एक धन को महत्व देता है। तो अगर धन भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति धनार्जन करने के पीछे भागता रहता है। लेकिन इसमें भी जो 12 भाव हैं उसमें अगर धन भाव के स्वामी लाभ में बैठ जाते हों एकादशवें भाव में, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से वो बड़ी संपत्तियों का मालिक बना देते हैं। अब ये संपत्ति आपके पास कैश के रूप में भी इकट्ठा हो सकता है और स्टेट के रूप में आपके पास जो है वो संपत्ति जमीन के मामले में भी इकट्ठा हो सकता है। वहीं अगर धन भाव के स्वामी पंचम भाव में विराजमान हों तो ये निश्चित रूप से व्यक्ति को धनवान बना देते हैं। उसकी पैतृक संपत्ति भी उसके पास बहुत रहती है। ये एक अलग बात होगी कि अगर धन भाव में कोई पापक ग्रह पहले से विराजमान है, बैठा है, तो आपको उस संपत्ति के लिए थोड़ा बहुत कानून का सहारा लेना पड़ता है या अपनी ही संपत्ति के लिए आपको लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर धन भाव में पापक ग्रह या खराब ग्रह बैठने के बावजूद अगर पंचम भाव में धन भाव के स्वामी बैठे हैं तो निसंदेह आपको वो धनवान बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी दशम स्थान में विराजमान हैं तो ये भी जातक के पक्ष में बहुत ही ज्यादा बृहद आकार से उपस्थित करता है। व्यक्ति बहुत मजबूत धन वाला होता है और इसका छोटा सा सामान्य सिद्धांत ये निकल के आता है
कि ऐसा जातक कभी भी बेरोजगार नहीं होता है। तो मैंने क्या बात कही, अगर इतने सारे सिद्धांत आपकी कुंडली में धन भाव, और ये सिद्धांत सिर्फ लग्न चक्र में ही नहीं अपितु नवमांश और दशमांशा चक्र में भी उपस्थित हों, तो ये बात की पुष्टि बहुत मजबूती से हो जाएगी कि आप धनवान महाधनी होने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर धन भाव के स्वामी इतने भाव में बैठे हैं तो एक भाव और होगा। अगर धन भाव के स्वामी लाभ में बैठे हों, सप्तम दशम में बैठे हों, पंचम में बैठे हों, एक पक्ष और कहेगा जन्म कुंडली का चौथा भाव। अगर धनेश जा करके जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को एक लिमिटेड धन आता रहता है प्रत्येक महीने, जैसे वो सरकारी क्षेत्र से धन कमा सकता है या उसको एक बंधी हुई आमदनी निश्चित रूप से महीने के एंड में या आरंभ में मिल जाती है। तो यहां से भी व्यक्ति का धन पक्ष सुरक्षित रहता है। धन भाव के स्वामी अगर उच्च राशि में विराजमान हो तो व्यक्ति धनवान होगा। धन भाव के स्वामी पर किसी तरीके से गुरु की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति धनवान होगा। धन भाव के स्वामी के ऊपर या धन भाव से अगर शुक्र या राहु का संबंध बनता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से महाधनी योग लगा करके अपनी कुंडली में बैठा हुआ है। भगवान, ये जो मैंने कार्यक्रम के आरंभ में आप लोगों को सिद्धांत बताया है, ये सभी कुंडलियों पे लागू होता है और प्रत्येक लग्न की कुंडली पे आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। ये जो सुख मिलता है धन के प्राप्त होने का, ये इन भावों से संबंधित ग्रहों की जब कभी भी दशा चलती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से उस दशा काल में विशेष भाग्य और सुखों को प्राप्त करने वाला हो जाता है। अब आइए आपका ध्यान इस कार्यक्रम के मूल विषय पर लेकर आता हूं, जो इस कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। अब यहां से बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव। जरा ध्यान से समझें तो अस्त होने का अर्थ क्या है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के निकट जाता है तो उसकी रोशनी बाधित होती है, कमजोर हो जाती है, क्योंकि सूर्य वैसे भी बहुत तीव्र रोशनी वाले, प्रखर रोशनी वाले ग्रह कहे गए हैं, ग्रहों के राजा हैं। इस वजह से भी कई बार इनका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि उनके सामने मंत्री, संतरी, खंत्री या सेनापति या दास, मंत्राणी, किसी का कोई पक्ष काम नहीं करता है। पर बड़ी गहरी बात है कि ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति जो धर्म, आध्यात्म, सुख, संतान, व्यापार की प्रगति, सही और गलत निर्णय, सत्य और असत्य का शुद्ध ज्ञान, इन सभी विषयों का चिंतन जातक से कराते हैं। शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय शिक्षा, वेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, इतिहास ग्रंथ, है ना, विभिन्न प्रकार के जो सारे हमारे सनातन ग्रंथ है, आर्ष ग्रंथ जिसको कहा गया है, इन विषयों का जो व्यक्ति अध्ययन करता है वो देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित होता है। तो शास्त्रकार लिखते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में आया कि जितने दिन तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे, तो कब से अस्त हैं? 14 जुलाई से। 14 जुलाई से लेकर और 12 अगस्त तक, अर्थात ये लगभग ये जो एक महीने का जुलाई से लेकर अगस्त तक का काल रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार के मांगलिक कृत्यों का मना किया जाता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इन सभी विषयों के कारक होते हैं, कराने में उनका विशेष सहयोग होता है। और जब देवगुरु बृहस्पति ही कमजोर हो जाएंगे तो इस अवस्था में किया गया कोई भी मांगलिक कृत्य अशुभ फल देने वाला हो जाता है, उसका शुभ फल प्राप्त जातक के जीवन में देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से सबसे पहले तो उपनयन हो जाए, विवाह हो जाए, गृह प्रवेश हो जाए, आदि आदि सारी चीजें जो भी आप, है ना, ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। ये एक पहली बात है। इसी के साथ एक पक्ष और भी घटित होगा कि सूर्य देव कर्क राशि में गोचर करेंगे और सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर गुरु को अस्त करेगा। अब इसका असर मूलतया मैं आपको जो ऐसे ट्रिक से समझा दूंगा कि आप आसानी से ये बात सरलता से समझ जाएंगे कि इस अस्त का क्या असर होने वाला है देवगुरु बृहस्पति का, किन किन राशियों पे। तो विचार करिए, देवगुरु बृहस्पति को मूलतया कौन कौन सी राशि मिली है। ये 2 राशियों के स्वामी होते हैं। पहली राशि जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है वो जन्म कुंडली के नवम भाव में बनी है, आपकी किसी भी भाव में बनी होगी जन्म कुंडली में, पर वो धनु राशि के स्वामी हैं और उनको एक राशि मिला है मीन राशि। ठीक है, मतलब इन 2 भावों के स्वामी हो गए या 2 राशियों के स्वामी हो गए। उसके बाद प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए, ये इस कार्यक्रम का सबसे मुख्य विषय होगा, थोड़ा समझिएगा मुझे देख के। प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए, जिस भी लग्न के आप हैं, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जिस भाव के स्वामी होंगे
मेष लग्न की कुंडली के लिए 12वें भाव के साथ धर्म भाव के स्वामी हैं। वृष लग्न की कुंडली के लिए वो किसी अन्य भाव के स्वामी हैं। मिथुन के लिए अलग हैं, कर्क के लिए अलग हैं। तो प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए वो अलग अलग भावों के स्वामी होते हैं और अस्त होने के कारण जिस भाव में उनकी राशि बन रही है उस भाव का फल जातक के जीवन में कमजोर हो जाएगा। पर एक बात और भी है, प्रत्येक वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के विराजमान है, मतलब 4 नंबर में बैठे हैं, उसको इसका परेशान होना नहीं लिखेगा। मतलब अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, भले ही अस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। लेकिन प्रत्येक वो व्यक्ति, प्रत्येक लग्न वाला, चाहे जहां भी आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी है, लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, उस भाव का फल वो कमजोरी से देंगे। इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझने लायक बना दूं। अगर लग्न के स्वामी आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपके स्वास्थ्य पे असर करेंगे, व्यक्तित्व को कमजोर करेंगे। धन भाव के स्वामी हैं तो आपके धन से संबंधित समस्याओं को बढ़ाने वाले हो जाएंगे 1 महीने तक, 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक। उसके बाद अगर पराक्रम अर्थात तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं तो आपको वो छोटे भाई बहन और आपके कम्युनिकेशन पे चोट करेंगे, कमजोर करेंगे। अगर चतुर्थ भाव के स्वामी बनेंगे तो आपके सुख, मानसिक शांति, घर परिवार के में कलह का वातावरण वो दे सकते हैं अस्त होने के कारण। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं तो संतान पक्ष कमजोर देंगे, क्रेडिट स्कोर आपका कमजोर होगा, मतलब क्रेडिट आपको नुकसान देकर मिलेगा, या कई बार आपके पराक्रम का परिणाम आपको कमजोरी से मिलेगा। इसके बाद भी और भी बातें बताऊंगा मैं प्रत्येक राशि के लिए, तो ये बात अलग से बता रहा हूं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें भाव के स्वामी हैं तो नौकरी में वो कष्ट दे सकते हैं 1 महीना अस्त होने के कारण। 7वें भाव के अगर स्वामी हैं आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति तो आपके दाम्पत्य, परिवार, डेली रूटीन और साथ ही साथ आपके पार्टनरशिप के अतिरिक्त आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेंगे, नुकसान में लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है तो। अगर जन्म कुंडली के 8वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, अर्थात 9 और 12 में से कोई एक अंक लिखा है, तो आपके रिसर्च और आपके डीप एनालिसिस को प्रभावित करेंगे, पैतृक संपत्ति के लिए मतभेद दे सकते हैं और कई बार आपके पिता के साथ संबंधों को भी प्रभावित करेंगे। अगर 9वें भाव के स्वामी हैं तो आपके सही निर्णयों को प्रभावित करेंगे, मतलब कई बार आप बिना जाने बुझे, बिना जांचे समझे गलत निर्णय ले सकते हैं या बड़ा निवेश करके पश्चाताप कर सकते हैं, तो सावधान होना होगा 1 महीना। अगर 10वें स्थान के स्वामी बनते हैं तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पे चोट कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी काम करने से पहले 10 बार अपने उस निर्णय के बारे में विचार करना होगा कि इसका समाज पर आपके बारे में क्या असर पड़ेगा। अगर 11वें भाव के स्वामी हैं तो आप जितनी भी पराक्रम की स्थिति में हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको देर से मिल सकता है। हो सकता है कि अस्त होने के बाद जब वो उदय हो जाएं तब उसका असर मिलेगा। और अगर 12वें भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तो ये आपके व्यय, आपकी जिम्मेदारी, आपके शारीरिक सुख और परिवार के साथ मतभेद के साथ माता पिता के स्वास्थ्य की भी चिंताओं को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए हो गया। अब मैं आपको इस कार्यक्रम के मूल बिंदु से परिचय कराता हूं, जहां मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा कुछ प्रभाव देने वाले हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातक की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति धर्म और व्यय भाव के स्वामी होते हैं। अस्त होंगे तो ये दोनों भाव कमजोर होगा, मतलब व्यय बढ़ सकता है, मेष राशि वालों का व्यय बढ़ सकता है और आमदनी कम, भाग्य का सुख कम, कम्युनिकेशन की कमजोरी और कई बार एक्स्ट्रा आपके ऊपर बर्डन आ सकता है, जिम्मेदारी आ सकती है। यहाँ पे आपको सावधान होना होगा, अपने बजट पे काम करने की आवश्यकता होगी। वहीं अगर वृष राशि के जातकों की बात करूंगा तो वृष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 11वें भाव के स्वामी होते हैं, है ना। 8वें के साथ साथ 11वें भाव के स्वामी होते हैं, आपके रिसर्च को प्रभावित करेंगे, पैतृक संपत्ति को, मैंने जैसे कि पूर्व में कहा है, तो इन सभी बातों पे आपको ध्यान देना होगा। और आपका क्रेडिट या जो आपके बड़े मित्र साहब, जो मित्र हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो बड़े माता पिता हैं, बड़े ताया ताऊ हैं, चाचा चाची हैं, इन लोगों से भी संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। 1 महीने तक इनके साथ किसी भी प्रकार के संबंधों के
कमजोर होने को लेकर सावधान रहिएगा। मिथुन राशि की कुंडली के लिए, अगर मिथुन राशि मिथुन लग्न की कुंडली बनी है आपकी, तो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं सप्तम के साथ साथ दशम भाव के स्वामी। मतलब वो आपके दाम्पत्य और आपके करियर, इन दोनों भावों के स्वामी होकर के अस्त होने के कारण करियर को कमजोरी देंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में सेंध लगाएंगे, गलत निर्णय कराएंगे, प्रभाव की कमजोरी करेंगे, व्यापार में मन न लगे, पार्टनरशिप में गड़बड़ी हो, गलत और बेरुखा व्यवहार करें, और कई बार तो पड़ोसियों के साथ भी संबंध खराब हो सकता है। यहां पे आपको 1 महीने तक निश्चित रूप से सावधान होना होगा। कर्क राशि वालों के लिए मैंने पूर्व में ही कहा है, ये आपकी कुंडली के लिए 6वें भाव के साथ साथ 9वें भाव के स्वामी होते हैं। कर्क राशि की कुंडली के लिए वो रोगेश होते हैं और उसके बाद भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। इसका अर्थ होगा कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो कमजोर कर सकते हैं। हमें हमारे इम्यून पे ध्यान देना होगा, कफ बढ़े नहीं। उसके बाद भाग्य सुख मिलता रहे, इस वजह से दान पुण्य पूजा पाठ होता रहे, धर्म में अरुचि ना हो, यह भी बात होगी। दार्शनिकता कमजोर ना हो, पति पत्नी के बीच का कम्युनिकेशन कमजोर ना हो जाए, आप कहीं अपनी ही बात रट्टा लगाए बैठे हैं, सामने वाले को सुनने के लिए आपके पास समय ही नहीं है, ऐसा कर्क राशि वाले कर सकते हैं। यहां पे आपको सावधान होना होगा पक्के तौर पे। उसके बाद सिंह राशि के जातकों के लिए पंचम भाव के साथ साथ 8वें भाव के स्वामी होते हैं। सिंह राशि के स्वामी के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए पंचम के साथ साथ अष्टम के स्वामी हैं। प्रेम प्रकट करना होगा, आप अपनी ही बात नहीं खाली ओट सकते हैं बार बार। संतान के साथ आपके संबंधों को फिर से 1 महीने तक के लिए बहुत ही नर्चर करने की आवश्यकता है, पैम्पर करने की आवश्यकता है। हड़बड़ी में कोई निर्णय ना लीजिए, जल्दबाजी में नौकरी छोड़ना, नौकरी नहीं पकड़ना और जितना जल्दी हो सके निर्णय पे पहुंच जाने का जो प्रभाव है वो गड़बड़ कर सकता है। मतलब सिंह राशि के जातकों को अपने करियर, अपने दाम्पत्य, अपने संतान वाले क्षेत्र पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्रेडिट लूज ना करें, लोगों को सुने समझें और जितना ज़्यादा हो सके उन्हें स्पेस देने की आवश्यकता होगी। बाजार को समझने की भी आवश्यकता होगी, निवेश करने से पहले विचार करना होगा, क्योंकि कई बार निर्णय लेने की क्षमता पंचम भाव के स्वामी के अस्त होने के कारण कमजोर हो जाता है। उसके बाद कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सुख भाव के साथ साथ दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं। इस आधार पर आपका दाम्पत्य, परिवार, कम्युनिकेशन, मानसिक शांति, निद्रा, मित्रजन, इन लोगों से कई बार मतभेद हो सकता है, मित्रों से नुकसान हो सकता है, मानसिक अशांति बढ़ सकती है, गृह क्लेश बढ़ सकता है, बेवजह की बातों पे आपका दिमाग बार बार जाएगा और मित्रों के ऊपर या गलत कंपनी में जाकर के व्यक्ति अपना नुकसान कर सकता है। ऐसा मैंने कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए बताया है। तुला राशि, तुला लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वो तृतीय भाव के साथ साथ 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ वो दूषित भाव के स्वामी होने के कारण, हालांकि अस्त है तो अच्छी बात है, मतलब अब आपको अपने भाइयों के सुरक्षा का विशेष ध्यान देना होगा, उनका स्वास्थ्य और उनका कारोबार, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन, आपका बेहतर कम्युनिकेशन कैसा है, आप दूसरों को कितना स्पेस दे रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। आपका भाग्य बल अगर थोड़ा बहुत कमजोर है तो आप कितना पेशेंस के साथ उस चीज को समझ रहे हैं, ऐसा तुला लग्न, तुला राशि को समझना होगा। तुला राशि के जातकों को सबसे ज्यादा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा। दूसरों पर दोषारोपण करने से पहले खुद को झांकने की आवश्यकता होगी। नौकरी में अगर कोई मतभेद है तो 1 महीने तक उसे शांति से निपटाने की कोशिश करें, जल्दबाजी ना करें, साहस बनाकर रखें, अंततोगत्वा विजय श्री को प्राप्त होंगे। यह मैंने तुला राशि के लिए कहा है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति धन भाव के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी होते हैं। ये अस्त होने के कारण कई बार आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी वाणी के प्रभावों में कमजोरी, पैतृक संपत्ति से नुकसान, पैतृक संपत्ति का नुकसान, मित्र, कुटुंब, दाम्पत्य, परिवार जो संबंध विवाह के लिए आ रहे थे, 1 महीने तक वो कमजोरी से निभेंगे। हो सकता है कि विवाह होते होते कट जाए, पिट जाए, बात विवाह की आगे चले और उसके बाद बीच में ही अवरुद्ध हो जाए। ऐसा वृश्चिक राशि के जातकों को सुनने में मिल सकता है। साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास भी नीचे जाएगा, डाउन महसूस करेंगे, स्लो काम होगा, देर से परिणाम आने से किचकिच बढ़ेगा। पर यही 1 महीना आपको बहुत शांति से, सावधानी से निपटने की आवश्यकता होगी। अगर इसमें हड़बड़ी किसी भी प्रकार से दिखा देते हैं तो यह नुकसान का कारण बनेगा। धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए आपकी कुंडली के लग्नेश के साथ साथ सुख भाव के स्वामी हैं। अगर लग्नेश हैं, अस्त हैं, तो व्यक्तित्व को फोकस करना होगा। व्यक्तित्व कमजोर ना हो,
आप पे किसी का प्रश्न चिन्ह ना लगे, आपके पूर्व में किए गए कार्य पे कोई आकर के इंक्वायरी ना बैठ जाए, आप अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बिना जाने, बिना समझे, बिना रिसर्च किए किसी भी निर्णय को दे रहे हैं, ले रहे हैं, और बाद में उसका भुगतना बड़ा भारी आपके परिवार पर पड़ सकता है। तो धनु राशि, धनु लग्न के जातकों को यह समझना होगा। व्यापार थोड़ा मंद हो सकता है। उसके बाद देखने की शक्ति, समझने की शक्ति, दूरदर्शिता, ये सब कमजोरी को प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक शांति भंग हो सकती है, रखा हुआ पैसा थोड़ा नष्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, जमीन जायदाद से संबंधित मामले में थोड़ी बहुत सावधानी आपको विशेष रूप से बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की अपनी एक राशि सुख भाव में बनती है, चतुर्थ भाव में बनती है। इसको बलवान बनाने के लिए आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। अस्त होना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपके सुखों में वो कमजोरी तो कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका व्यय बढ़ा दें, हो सकता है कि आपका बजट गड़बड़ हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कई बार आपकी बनी बनाई रणनीति गड़बड़ या ध्वस्त हो जाए। डिप्लोमेसी को सामने वाले को बताने से बचना है। आपने जो भी आपने तैयार किया है सामने वाले को काउंटर करने के लिए, उस पे आपको काम करना होगा। अपने नौकरी पर, अपने प्रेजेंटेशन पे, अपनी डिप्लोमेसी पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। व्यापार को कैसे टैकल करना है, विषम परिस्थितियों से कैसे अपने आप को निकालना है, इन सभी विषयों पे आपको रिसर्च करना होगा 1 महीने तक। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं एकादशवें के साथ साथ धन भाव के स्वामी। इसका अर्थ होगा कि हमें हमारा पुण्य, समाज के प्रति हमारी जो निष्ठा है, समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उसमें कमजोर तो नहीं हो रहे, है ना। हम अपने धन का कितना प्रतिशत समाज और धार्मिक कृत्यों में लगा रहे हैं। इस दौरान धर्म में आस्था कम हो जाएगी, प्रैक्टिकल बिहेवियर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लोगों के सुनने का बल आप में थोड़ा कम दिखाई देने लगेगा। हो सकता है कि आप लोगों को अपने आगे कुछ लगाएं ही नहीं, जिसका दंश आपको बाद में 1 महीने बाद भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से आपको यहाँ पे सावधान होना होगा। ये व्यक्तित्व जो गहरा था, गंभीर था, 1 महीने तक के लिए लोगों की दृष्टि में चुभने वाला बन सकता है। यहाँ सावधानी आवश्यक होगी। उसके बाद मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए लग्नेश के साथ साथ दशम भाव के स्वामी होते हैं। व्यक्तित्व पे काम करिए, थोड़ा दुख कम होगा, और वो दुख आप ही के कारण होगा। समाज का कोई व्यक्ति आपका नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आप स्वयं पे ही रिसर्च नहीं कर रहे। 1 महीने तक हमें चुप रहना है, शांत रहना है, बिल्कुल ही ऑब्जर्वेटिव साउंड के साथ आगे बढ़ना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है, अपने आप को ध्यान रखना है। हमारी गलती कहाँ है, हमने पीछे कौन सी गलती की थी, आगे किस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये इन सभी विषयों का विचार मीन राशि, मीन लग्न के जातकों को करना होगा। भगवान, ये मैंने जो बात बताई है, ये मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने का एक व्यापक प्रभाव और परिणाम बताया है। इससे मिला जुला अगर कुछ भी आपके पास घटित होता है तो इसका अर्थ होगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। दूसरा, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जितनी बातें कही हैं वही घटित हो। निगेटिव अगर बताया है तो निगेटिव का अर्थ कुछ भी होता है, सकारात्मक अगर बताया है तो सकारात्मक का अर्थ कुछ भी होता है। जैसे मैंने यश, मान, पद, प्रतिष्ठा अगर कहा है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव में अर्थ ये भी आ जाएगा कि आपको संतान से फायदा हो जाए, आपके मेहनत का फल आपको मिल जाए, जिस परिणाम के बारे में आप कभी चिंता नहीं करते थे वो परिणाम आपको अचानक से रैंडम मिल जाए। निगेटिव का अर्थ अगर मैंने कहा है कि आप अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका अर्थ ये भी होगा कि आपको धन हानि हो सकती है, समाज में प्रतिष्ठा आपकी धूमिल हो सकती है, आपका रिसर्च कमजोर और प्रभावित हो सकता है। क्लियर है? तो ये हैं देवगुरु बृहस्पति, जो अस्त होते हैं तो कई सारी चीजों पे चोट कर जाते हैं। धर्म, आध्यात्म, चिंतन, संतान, व्यापार, कई बार बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये सब कुछ के कारक होते हैं। हर जगह से इनको कारक क्षेत्र, सबसे ज्यादा जन्म कुंडली के भावों के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस वजह से इनका अस्त होना आम जनजीवन को तो प्रभावित करता ही है, बड़े से बड़े व्यापारियों को भी प्रभावित करता है, वायुमंडल को भी प्रभावित करता है, और साथ ही साथ अस्त होने के बाद सूर्य को दक्षिणायन में भेज देते हैं, तुम जाओ, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान आचार्यवर लिखते हैं कि भोलेनाथ ब्रह्मदेव पे बड़ा क्रूर, मतलब बहुत क्रोध हो जाता है, उनको क्रोध आ जाता है, उनको मारने दौड़ते हैं।
और कहते हैं कि तुम्हारी जो है वो इतनी मूढ़ बुद्धि कैसे हो गई कि जो जगत की जननी है, जो जगत माता हैं, उनके ऊपर तुम्हारी कुदृष्टि कैसे गई। फिर दक्ष प्रजापति बीच में आते हैं, देवता आते हैं, सब लोग उन्हें प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप तो मायापति हैं, आपकी माया से कहाँ कोई बच पाया है, इनको क्षमा करिए। तो ब्रह्मदेव को दक्ष प्रजापति के कहने पर शिव जी, रुद्र क्या कुछ कहते हैं ये कल के कार्यक्रम में पता चलेगा, पर बीच बचाव में दक्ष प्रजापति को आना पड़ेगा। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।